नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आप पहले के कंपैरिजन में खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक लेक्चर हो चुका था, क्लास नंबर 2 अपनी। वही कुछ जरूरी बातें हैं अपनी रेशियो की, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे भविष्य में कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल आपको दे दे, आप उसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमेशा की तरह सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, प्रॉपर मैनर में नोट्स बनाएं, रटने का प्रयास ना करें। मैथ्स अगर बहुत अच्छा नहीं है तो जायज सी बात है, आपको मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा और एक टाइम के बाद चीजें बहुत शानदार हो जाएंगी। यही एक तरीका है, इसका और कोई शॉर्टकट है नहीं। चीजों को एकदम बेसिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। जहां 10 घंटे में काम अपना हो जाना चाहिए था, वहां 12-13 घंटे में इसीलिए ले रहा हूँ। रीजन कि कोई बच्चा जिसने शुरुआत ही की है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी हर चीज को गेट कर पाए। फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप पूरा प्रयास करें कि चीजों को फिर से देखें एक बार के लिए, रटे नहीं। जहां 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 बड़े सिस्टमेटिक मैनर के अंदर इन चीजों को डिजाइन किया जाता है, तो जहां जहां इश्यू आता है उस पार्ट को फिर से देखो, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है तो संडे फिक्स कर दो भाई। संडे को सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, नया कोई भी काम नहीं करना। एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आप हर रोज प्लानिंग करेंगे कि आपके पास लगभग कितना टाइम है और आप कितना टाइम पढ़ाई को देंगे। प्रयास करें 3 से लेकर 5 लोगों का आपके पास एक ग्रुप बन जाए। 80% सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद से आपको ट्राई करने हैं मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है भाई, तो ये वो चीजें हैं जिनको आप फॉलो करके विद इन 1 ईयर के अंदर अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं। यूट्यूब पर जो सेशंस हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। जब भी देखें तो साथ में पेन और नोटबुक जरूर लेकर के रखें और प्रयास करें लाइव देखें इनको, क्योंकि लाइव के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी जितनी भी स्ट्रीम्स वगैरह चलती हैं, अपने जितने भी लेक्चर्स चलते हैं, लगभग हर सवाल को हम एग्जाम अप्रोच से ही करते हैं या माइंड कैलकुलेशन से करते हैं। जो सवाल कॉम्प्लेक्स है, जिनके अंदर कोई ढंग का कॉन्सेप्ट है, उसे डिटेल में मैं डिस्कस कर देता हूं। तो इनको साथ साथ देखेंगे तो अच्छा खासा खुद में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो ये भी आपको प्रयास करना है, लाइव आकर के इनको देखने का प्रयास करें भाई। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का अपना। इसने क्या कहा आपको कि A/B 3:4 है, तो आपको कहा कि एक एक्सप्रेशन या व्यंजक 3A+4B/3A-4B का मान क्या होगा। मैं कुछ चीजें डिटेल में लेकर के यहाँ पर चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ढंग के सवाल भी अपने को देखने। अगला ही सवाल एक अच्छे लेवल का है जो सीडीएस में पूछा गया। सीडीएस के जितने भी सवाल होते हैं वो सारे के सारे का लगभग सवाल आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं। मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उनमें सवाल इस टाइप के होते हैं कि जिस बच्चे के बेसिक ठीक है वो उनको तुरंत कर लेता है। रटने वाले बच्चे यहाँ पर ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम बेसिक भी कवर करेंगे, आगे एक सीडीएस का सवाल है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखो, A/B का मतलब हो गया A की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। तो उस केस में B की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 4। इसने बता रखा है। इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं, यदि मेरे पास A की वैल्यू 6 है, तो उस केस में एक बात बताओ B की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 8। जस्ट आपने डबल किया है। ओरिजिनली हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, तो A और B का रेशियो हमारे पास है 3:4। ठीक है भाई। और A और B की अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहूं, A और B की एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं यहां से, तो आप कहेंगे सर 3K और 4K होगी। जिससे क्या किया होगा, रेशियो लिया होगा, K से K कट गया होगा, 3:4 आ गया। अब वो K क्या है वो हमें नहीं पता। ऐसा भी हो सकता था A की वैल्यू 3000 होती, B की वैल्यू 4000 होती, बिल्कुल संभव है। ऐसा भी हो सकता था A की वैल्यू 300 होती और B की वैल्यू 400 होती, ये भी एक संभावना है। तो हमें यहां से बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो असल में देखा जाए तो इस बात को अगर आप ओरिजिनल वैल्यू पर जाना चाहते हैं तो इसको लिखने का ये तरीका होता है। हमें नहीं पता कि K क्या था, बस वो कट गया। हो सकता है K 1 हो, K की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसको पता है, कोई आइडिया नहीं। जब इस सवाल को हम सोल्व करें एग्जैक्ट एकदम जनरल तरीके से, तो आप पाएंगे 3 गुणा में A की जगह आपने लिखा 3K और फिर 4 गुणा में B की जगह आपने लिखा 4K।
ये बात आप चाहते तो सीधे भी लिख सकते थे कि 3 गुणा 3 के, तो ये ऊपर वैल्यू आ जाती 9 के प्लस 16 के, और नीचे आप लिखते तो 9 के माइनस का 16 के। तो ये जो पूरा का पूरा मामला अगर आप यहां से देखोगे 16 और 9 25 के, और नीचे माइनस का 7 के से आपका के कट जाता 25/-7 लिखा जाता। अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऊपर और नीचे आपका के कॉमन आ गया है। हर टर्म के अंदर आपको पता है ए के साथ के है, बी के साथ भी के है, ए के साथ के है, बी के साथ के है, हर जगह कट जाएगा। अगर मैं कहूं कि ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 8 है, तो यहाँ के की वैल्यू क्या होगी 2। अगर मैं कहूं ए की वैल्यू 3 है एग्जैक्ट और बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ के की वैल्यू क्या अपने आप में 1 है। तो इसका मतलब अगर आप इधर ऐसे रखते, ए की वैल्यू 3 रख देते, तो ये 9 और बी की वैल्यू 4 रखते जैसा उसने दे रखा था। 9 और 16 कितना हो जाता भाई 25, और 9 माइनस 16 माइनस का 7। अगर आप ए की वैल्यू 3 रखते और बी की वैल्यू 4 रखते, अगर आप ऐसा करते कि ए की वैल्यू नहीं मैं तो 6 रखूंगा और बी की वैल्यू यहां से 8 रखूंगा, तो क्या फर्क पड़ता देख लो भाई। 6 3 18 और 8 4 32, 32 में आप 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 48, और 32 में से 18 को अगर आप लेस करोगे 32, एक मिनट क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई, हाँ सॉरी, 18 में से 32 को अगर आप यहां पर लेस करेंगे तो आपके पास यहां से क्या निकल के आएगा माइनस का 14। एक मिनट, कोई गड़बड़ की है क्या हमने, 6 3 18 और 32, सॉरी भाई 40 आएगा ऊपर, सॉरी 50 आएगा, 50 अपॉन में माइनस का यहाँ पर 14 बन गया। इसे जब सोल्व करोगे तो घूम फिर करके यही बात आ गई। इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं फिर मैं आपको, इसका रीजन ये है कि सीडीएस के बच्चे भी जाहिर सी बात है इस मतलब इस कोर्स को बाय कर रखा होगा, वो भी इसको देख रहे होंगे। सीडीएस ढंग के सवाल पूछता है। एक बार मैंने ट्राई करके भी देखा था, जो अगला ही सवाल है लाइव स्ट्रीम के ऊपर, ये मान के चलो 99% बच्चों ने उस सवाल का गलत आंसर किया था। ठीक है, तो मैं वो रीजन आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर टर्म के अंदर आपके पास जो के है वो कॉमन आ जाता है। यहां से आप ए और बी का रेशियो मैनेज करते हुए रखो बस। ए और बी की वैल्यू आप चाहें 3 और 4 रख दे जो उसने दे रखी है, 6 और 8 रख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 और 12 रख दे, 30 और 40 रख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एग्जाम के अंदर ऐसे सवालों में हम इस वैल्यू को सीधे सीधे उठा लेते हैं। ठीक है, रीजन क्या हो गया आपको पता है कि जनरल अप्रोच से करेंगे तो ए रेशियो बी 3:4 है, ए की वैल्यू 3 के, बी की वैल्यू 4 के। ठीक है भाई, के यहां सब में से कॉमन आ ही जाता है, तो के का कोई औचित्य है नहीं कि आप इसको डबल करके, ट्रिपल करके, 10 टाइम करके, 100 टाइम करके लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे आपको ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 रखनी थी, और ऐसे रख के यहां सवाल सोल्व हो जाता। 9 और 16 आपके पास कितना आ गया, 16 और 9 25, और नीचे माइनस का 7, ये आपका आंसर हो जाता और आप इसे माइंड में कर लेते। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। ए रेशियो बी 3:4 है, तो व्यंजक इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब ये सवाल मैंने लाइव स्ट्रीम में डाला था यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते टाइम, तो इस सवाल के अंदर ये मान के चलो 99% बच्चों ने इसका आंसर रोंग बताया था। है किसका सवाल, सीडीएस के अंदर पूछा गया एक सवाल है रेशियो चैप्टर से। क्या समस्या आई होगी, बच्चे ने अपने दिमाग में एक बात सेट कर रखी है इन सवालों को लेकर के, क्योंकि वो उतना जाते नहीं है देखने के लिए कि बेसिक सवाल और भी क्या बन सकते हैं, उस टाइप के पढ़ते नहीं है। बच्चा इतना ही सोचता है कि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, तो 3 का स्क्वायर 9 गुणा 3 27 आ जाता, प्लस 4 गुणा 4 16 आ जाता, अपोन में 3 गुणा में 3 9 आता, और 4 गुणा में 4 गुणा में 4 64 आ जाता। सोल्व करते 7 6 13, 2 3 1 4, 9 लेस कर दोगे तो 55, तो बच्चा टिक मारता है -43/55 बी को। ये सवाल आपका गलत हो गया। रीजन क्या है, पिछले सवाल में आप ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू 3 4 ले, 6 8 ले, 9 12 ले, 30 40 ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस सवाल में अगर आप 3 और 4 रखेंगे इस बात को, तो ये आंसर आएगा।
अगर इस सवाल में आप ए और बी का रेशियो, ए और बी की वैल्यू अगर आप यहां पर 6 और 8 रखेंगे तो एक डिफरेंट आंसर आएगा इसका, जबकि आना सेम चाहिए था। जैसे मैं ट्राई करके बताऊं, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा में 3 108 आ गया, प्लस 8 4 32 आ गया। अपोन में देखना भाई, 6 गुणा में 3 आपके पास 18 आ गया, माइनस 8 8 64, 64 बन गया। 64 को 4 टाइम करोगे, डबल करोगे 128 256, ये आ गया। इसको ऐड करोगे 8 और 2 10, और फिर 3 और 1 4, और ये आपके पास 140 आ गया। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो देखना -18, इसको इसमें से लेस करोगे, 8 8 आपके पास 16 आ गया, ये 2 बन गया, ये 3 और ये 2, माइनस का 238। एक बात बताओ, बनना चाहिए था 43 अपॉन -55, लेकिन ऐसा तो कुछ भी सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर। अगर आप यही वैल्यू ए और बी की 9 और 12, मतलब 3:4 मेंटेन करते हुए इसको 3 गुना करके 9 लेते, इसको 4 गुना करके 3 गुना करके 12 लेते, तो इसका आंसर डिफरेंट आ जाता। जबकि यहां पर आपको एक जगह मैं ट्राई करके बता चुका हूं, अगर हम इस रेशियो को इधर उठा के रखेंगे तो ये बनेगा 18, ये बनेगा 8 4 32, अपोन में देखना 6 3 18, माइनस 8 4 32, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू ऊपर बन गई 40, और माइनस यहां पर क्या बना आपके पास 14, सोल्व किया माइनस का 20/7। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, 25/-7 आ रहा था ना हमारे पास, 8 4 32 हो गया, 6 3 18, वही जोड़ने में गड़बड़ किए फिर से, 50, 25/7 बात बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बहुत छोटी सी बात थी ये, असल में देखा जाए तो रीजन ये है कि कुछ बच्चों को लॉजिक पकड़ में भी आ गया होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% अश्योर होना चाहता हूं कि इतना कुछ करेंगे तो बच्चे को बात समझ में आ जाएगी। 2 से 3 क्लासेज, 2 क्लासेज और मान लो, इतने में हमारे जो बेसिक चीजें होती है कि रेशो कैसे पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, कैसे स्पीड से करते हैं, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम प्रयास करेंगे हर पैटर्न के 2-3 सवाल तो डिटेल में कर लें, और फिर सब में एग्जाम अप्रोच लगाएं। यहां समस्या देखो, समस्या देखो, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि सारी की सारी चीजों को छोड़ो। ए और बी की कोई कहे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू आप लिखोगे 3 के, और बी की वैल्यू लिखोगे आप 4 के, लिखा जाएगा। एज इट इज लिखोगे तो देखना 3 गुणा 3 9 3 27 के स्क्वायर, प्लस 4 गुणा 4 16 के, नीचे देखोगे तो 3 गुणा में 3 9 के, और माइनस 4 गुणा 4 गुणा 4 64 के स्क्वायर। यहां से एक बात देखना, के तो कॉमन आ जाएगा, 27 के प्लस 16 बचेगा, इधर के कॉमन ले लोगे तो 9 माइनस 64 के आ गया। क्या ये कटेगा आगे? मतलब ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, इसको हम किस हिसाब से काटेंगे? कोई भी संभावना आपको दिख रही है कि जैसे कुछ कहें कि हम लोग यहां से सर कुछ कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? कुछ भी कॉमन भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ के मेंटेन हो रखा है, ठीक है, के हटेगा नहीं। के क्यों नहीं हट पा रहा है? तो बात समझो, एक तरीका ये हो सकता था, ए और बी जो है वो 3 मीटर और 4 मीटर को मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई लंबाई थी उसका रेशियो दे रखा था। यहां जैसे ही आप लिखोगे ये वैल्यू मीटर स्क्वायर बन गई, और ये वाली सिर्फ मीटर है, ये वाली सिर्फ मीटर है, और ये वाली सिर्फ मीटर स्क्वायर है। और पीछे हम पढ़ चुके हैं मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की। मीटर किसकी होती है? लेंथ की। लेंथ का एरिया से कंपैरिजन थोड़ी ना होता है, कभी भी नहीं होगा ना। जैसे कोई कहे कि मैं तुम्हें 50 मीटर जमीन दूंगा, 50 मीटर, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। 50 मीटर स्क्वायर आपको जमीन दी जाएगी, इतने का एक इतना बड़ा आपको एक प्लॉट मिलेगा, तब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये सवाल एकदम नकली था, इसमें कुछ भी नहीं था, बशर्ते आपको बात पता चले कि भाई ए और बी का यहां पर या तो सभी टर्म में स्क्वायर चलता, तो ए और बी आपकी अगर मीटर मीटर में थी तो ये मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो के आपका जो था के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ जाता, कट जाता। या पिछले सवाल की तरह यहां पर सारी चीजों की पावर 1 मेंटेन होती, तो बात चल रही थी। इसके अलावा अगर कोई भी तरीका है तो इसका मतलब ये सवाल आपका सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां आकर के एकदम जनरल अप्रोच से सोल्व करते हैं, सवाल आपका फंस जाता है, ठीक है भाई।
भविष्य में एग्जामिनर अगर ऐसा सवाल बना ले आपसे तो कि 3a प्लस बी अपोन में 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका भी आंसर डी होगा। इसे भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, रेशियो पता है, लेकिन हम मान लेंगे ए की वैल्यू 3k है। ए की वैल्यू 3k रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, 9k। बी की वैल्यू 4k ले ली, अपोन में 7 ले लिया, 13k अपोन में 7। ऐसा कैसे? और किसी बच्चे को आइडिया नहीं है, वो सीधे दिमाग लगाएगा, अच्छा 3 गुणा 3 9, 9 और 4 13, 13 अपोन में 7। गलत है। क्यों गलत है? हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। अब इसकी यूनिट मीटर मीटर चल रही थी, लेकिन नीचे कुछ है नहीं। बात को समझना, अगर ये वाली बात आपकी मीटर में थी, ये वाली बात मीटर में थी, तो आप सीधे सीधे 9 मीटर और 4 मीटर, ऊपर तो 13 मीटर लिख दोगे, नीचे कितना आएगा 7। और आपको पता है ये भी रेशियो लिखा गया, ये रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसकी यूनिट कहां से ले आए, 13/7 मीटर। तो इसका मतलब सभी की पावर ऊपर और नीचे सेम होगी, तभी आपका सवाल सोल्व होगा, वरना ये के फंसता रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 3a प्लस बी अपोन में 2a, क्या सोल्व हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल सोल्व होगा। यहां के आएगा, यहां के आएगा, यहां भी के आएगा, के कॉमन आ गया, तो सीधे सीधे ही लिखना चाहो तो लिख लो, 3 गुणा में 3 के प्लस 4 के अपोन में 2 गुणा में 3 के, 9 और 4 13 के अपोन में 6 के, एक दूसरे से कट गया, रिजल्ट आ गया इसका। लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा, के फंस रहा है। तो मैं ये सवाल आपको इसलिए करवा रहा हूं, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को ये बेसिक होता है रेशो का। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, बस चल रहा है, काम चलता है, चलने दो, क्या समस्या है। अगर एसएससी एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम या स्टेट लेवल की एग्जाम मान लो भविष्य में यहां से सवाल कॉपी करने स्टार्ट कर दे, कहां से, सीडीएस से, तो क्या संभावना होगी एग्जाम हॉल में बच्चे जाएंगे? इस ऑप्शन की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। जैसे बैंकिंग के अंदर तो 5वां ऑप्शन इसी टाइप का रहता है, नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो उस केस में बच्चे को आइडिया नहीं होता है और तुरंत के तुरंत उसका सवाल भी गलत हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा कायदे से टाइम निकालना है, इन चीजों को रटना नहीं है। एक बार ये चीजें समझ में आ गई ना, जैसे एक बार आपने इनको टाइम दिया 15-20 मिनट, इतने में आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया। सवाल को देखोगे ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तुरंत कह दोगे सर यूनिट सेम नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये डिटरमाइन ही हम लोग नहीं कर सकते। हमेशा के लिए तनाव खत्म। कोई लॉजिक पूछे तो कह दो भाई ए और बी की वैल्यू 3k और 4k ले लो और सोल्व कर दो, लास्ट में के की फॉर्म में आंसर आएगा, जबकि यहां पर आंसर इस फॉर्म में दे ही नहीं रखे हैं। हाँ 3 और 4 लिखोगे तो फिर गलत होगा। तो पता होना चाहिए हर चीज का। चलिए भाई आगे देखना, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ आपको दे रखा है। कई सारे तरीके हैं इसको करने के। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन में एफ, सारी चीजें बराबर हैं। आप चाहे तो इसे 1:1 मान सकते हैं कि ए और बी, ए की वैल्यू 1, बी की 1, सी डी ई एफ सबकी वैल्यू 1 1। तो हर एक किसके बराबर होगा? यहां देखो हर टर्म में ए है, सी है, ई है, बी है, डी है, एफ है, एक एक पावर की टर्म है। कहीं ऐसा थोड़ी ना हुआ ए स्क्वायर 3c प्लस 5e का क्यूब, ऐसा नहीं पूछता है, क्योंकि उसे तो डायरेक्ट यहां पर एक पर्टिकुलर बात ही पूछनी है, तो ऐसा सिनेरियो वो क्रिएट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, ए बी सी डी ई सबकी जगह एक एक रख दोगे। यहां पहले ऑप्शन में एक एक रखोगे तो 5 3 8 1 9, 9 अपोन में नीचे एक से कट गया 1 आ गया, लिखा जा सकता है। 3 और 3 6 में से 5 चला गया 1, 4 में से 1 चला गया 3, 1 से 1 कट गया, ऊपर 5, 1 से 1 कट गया अपोन 1, 3 और 1 4 में से 5 चला गया -1, 4 में से -5 -1। इनमें एकमात्र एक ही बात है जो ऐसी बनी, ठीक है। सबसे इजीएस्ट तरीका है, ए अपॉन बी की वैल्यू सी अपॉन डी के बराबर है और वो वैल्यू ई अपॉन एफ के बराबर है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इस बात को 1/1 लिख लो कि ए की वैल्यू 1, बी की 1, ऐसे ही ऊपर वाले सी की 1 तो डी की 1, ई की 1 तो एफ की 1, इसको रखोगे। इसी के इक्वल कुछ बताना है तो यहाँ वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कोई सोल्व होने वाली चीज नहीं है। सीधे सीधे आपको यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तभी आइडिया लगेगा। कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, इसको 2 लूंगा, इसको 1 लूंगा,
ठीक है, कोई समस्या नहीं। ए की वैल्यू 2, बी की 1, सी की 2, डी की 1, ई की 2, एफ की 1 कर लो, कोई समस्या नहीं है। सारे ऑप्शन चेक करोगे तो पहले ऑप्शन की वैल्यू देखना, ए सी ई है, तो वो देखोगे 2, 6 और 10, 10 6 16 और 2 18 बनेगी वैल्यू। नीचे देखना 1 - 1, नीचे 1 बन गया। फिर देखना ये वैल्यू 2, यहां 2 और यहां पर भी 2, 3 2 6 6 12 में से 10 चला गया, ऊपर आपके पास 2 आ गया। नीचे डी ई बी डी एफ की वैल्यू 1 है, 4 में से 1 चला गया, 3 आ गया। ऑप्शन सी की बात कर लें तो देखना 2 से 2 कट गया, ऊपर आपके पास 10 और नीचे आपके पास 1। ऑप्शन डी की बात कर लें तो यहां पर देखना 2 रखोगे तो 3 2 6 2 8, 8 में से 10 चला गया आपके पास तो माइनस का 2। नीचे 1 रखोगे तो 3 और 1 4, 4 में से 5 चला गया -1। क्या ये 2/1 बना? बिल्कुल बन गया, ये लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहां पर आप बस इस कंडीशन को जस्टिफाई करवाएंगे। कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं ऐसे करूंगा, a/b की वैल्यू ले लू 2/1, c/d, c की वैल्यू मैं लूंगा 4 और d की लूंगा 2, क्योंकि मुझे ये रेशियो सबका सेम रखना है। ऐसे ही e/f की बात करें तो कह दे कि सर मैं इसे 10 लूंगा, इसे 5 लूंगा, क्योंकि 2 1 2 1 2 1 मेंटेन करना है। कर लो, इससे भी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे आपको पार्ट्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कि असल में रेशियो का मतलब क्या है और वो किस जगह के ऊपर कैसे काम करता है। उम्मीद है ये सवाल बहुत बेसिक सा है, 1 1 मार्क करके ही इसको डील किया जाता है और ये सवाल वर्बली सोल्व किया जा सकता है। ये बस समझाने के लिए है कि ऐसी ऐसी इनमें संभावनाएं बनती हैं। एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाते हैं तो थोड़ा सा अलग ही रहता है कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे एक सवाल ये पूछ लिया, पी क्यू और आर की वैल्यू 1:2:4 दे दी। अब एक नॉर्मल बच्चा इस सवाल को कैसे करेगा, सोचना जरा, नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा इस सवाल को। इसकी जगह 1 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 1 5 25, और रिजल्ट कितना आ जाएगा 5। नहीं आएगा भाई, 5 गलत हो गया। समस्या क्या हुई, समस्या को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अगर नीचे भी ऐसी ही टर्म्स होती, नीचे भी अगर ऐसी ही टर्म होती इस टाइप की स्क्वायर की अंडर रूट के अंदर, तब तो आपका के से के कैंसिल आउट हो जाता है। उस केस में आप सीधे सीधे वैल्यू रख लो, कोई तनाव नहीं है। लेकिन इसने एक ही लाइन के अंदर चीजें दी है, इसका मतलब जो के है आपका वो कैसे सोल्व होगा, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझना सवाल को। असल में P की ओरिजिनल वैल्यू अगर देखोगे तो K, Q की ओरिजिनल इसका जस्ट डबल 2K और R की ओरिजिनल वैल्यू 4K। हमें पता नहीं है कि क्या कितने से गुणा करेंगे, तो असल में K आपका जो P है, Q है, R है, वो ओरिजिनल वैल्यू देगा। हो सकता था ये 1 2 4 ही हो सकता था ये 2 4 और 8 हो सकता था 10 20 40 हो। इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई कुछ संख्या है, के का मल्टीप्लाई हर संख्या में जब आप रेशियो लेते हैं तो वो के कैंसिल आउट हो जाता है। ये आप एक्चुअल में लिखते हैं यहां पर। अब इसको अंदर अप्लाई करते हैं अंडर रूट के, तो 5k², तो ये बन गया 5k² प्लस 2k का, तो ये बन गया 4k²। और स्टेट लेवल वाली एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को इतना तनाव लेने की नीड है नहीं, क्योंकि उन एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल पूछ लेगा, उम्मीद है नहीं। बाकी देख जरूर लेना सेशन को। और ये वाली वैल्यू बन गई 16k²। अंडर रूट में कितना भाई 25k², और सोल्व करोगे तो 5k। और वहां क्या निकल गया था, वहां निकला था 5। ऑप्शन ए को टिक मार दिया। अब बात समझ में आ गई कि आंसर होगा 5k। के को रिप्लेस किससे करें, तो आपको साफ साफ दिख रहा है के की जगह पी रख दो, ये लो, ये आपका आंसर हो गया। तो एग्जामिनर यही तो आपका कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा था कि बच्चा कहाँ फंसा है। मैं कहता हूं ना बार बार, आपको यूट्यूब पर आप लेक्चर्स देखते हैं कि एग्जामिनर चाहे तो वो छोटी से छोटी बात के अंदर भी बच्चे को फंसा सकता है। ऐसी जगह जगह बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं जहां पर बच्चा बेसिक्स को लैक करता है, मतलब उसे बेसिक बातों का पता नहीं होता। सवाल दे दो, जैसे इस सेशन में ज्यादा जोर आ रहा होगा और जो मुश्किल मुश्किल सवाल करेंगे उसमें जोर नहीं आएगा। जैसे ये बात समझने में कि यार आपको लगने भी लग जाएगा यार कैसी बात कर रहा है मास्टर, सीधे सीधे वैसे क्यों नहीं पढ़ाता, 1:2:3 है, सबको जोड़ दिया, इतने से गुणा कर दिया, ये कर दिया। नहीं,
रीजन ये है, मैं वो चीजें जानता हूं कि एग्जामिनर कहां कहां फंसाने की संभावना रखता है। सवाल आएगा, ये सवाल आसान है, जिसको नहीं पता होगा वो उस सवाल को गलत करके आएगा, जिसे पता है कि सही अप्रोच क्या है वो तुरंत उसको सोल्व कर देगा। तो ये बेसिक जो पार्ट हमारा, ये तो हमें सीधे सीधे लीड में ले आता है कि लगभग जो भीड़ उस कंपटीशन में शामिल है वो उसको गलत कर रही है, आपने सोल्व कर किया और सही भी किया और लिमिटेड टाइम में भी कर दिया, तो आप लीड ले गए। तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होने का फायदा ये होगा कि आसान आसान सवाल जो होते हैं जिनमें नॉर्मली बच्चे फंस जाते हैं, आप नहीं फंसेंगे और आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। एक बात और समझते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, दो पॉजिटिव नंबर है उनका रेशियो ये दे दिया, उनका गुणनफल 4752 है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखना, यहां पर मैं एक बात रिलेट करवाना चाहता हूं कि जो अमूमन बच्चे पढ़ते हैं कि भी दो संख्याएं हैं, एक संख्या 11 है, एक संख्या 12 है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हो 4752 आता है, रिजल्ट 4752 आता है। सिंप्लीफाई कर दें तो जैसे 11 का डिवीजन कर दोगे तो 11 4 44, कितना बचा 3, 11 3 33 और 2 बचा, 11 2 22। ऐसे ही इसको इससे काट लोगे तो 12 3 36 और कितना बचा भाई 6 और 7, 7 12 6 72। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 11 की वैल्यू आप लिखोगे 6, 11 से गुणा करोगे 11 6 66 और 11 3 33, 33 में ऐड कर दोगे तो 39 आ गई। 12 की वैल्यू क्या होगी, 12 गुणा 6 72 और 12 गुणा 3 36, 36 में आपने 72 जोड़ दिया तो 4 3 2, ये बन गए। ठीक है भाई, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 396, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हमने इस सवाल को गलत किया। अगर यहां पर बाई चांस मान लो एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन 396 दे देता तो एक संभावना बनती थी कि कुछ बच्चे तो इसको टिक मार ही देते। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। दो नंबर है उनका एज इट इज हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 इंटू 12 और इक्वल ना लगा करके एरो का साइन बना दिया कि कंपैरिजन कर लेंगे। 1 की वैल्यू 36 आ गई, 11 की वैल्यू ये और 12 की वैल्यू ये। अब कॉमन सेंस लगाओ कि ये आपने नंबर निकाले, पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आएगा, क्या 4732 आ जाएगा। ये लगभग 400 है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको मैं 400 बना लेता हूं। 400 को 400 से करोगे तो आपका आंसर कितना बना, वो तो बड़ा चला गया, 1,60,000 आंसर बन गया। इसी चीज को जो निकाला था उसी को रिवर्स में चेक किया कि बात सही है क्या, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब यहां गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ आपकी एडिशन में नहीं होती, जोड़ते टाइम नहीं होती है, घटाते टाइम नहीं होती है, डिवीजन में इस टाइप का कंपैरिजन चलता नहीं है, ये समस्या मल्टीप्लाई में आती है। असल में जब भी कभी रेशो के अंदर अगर आपके सवाल मल्टीप्लाई पर बेस्ड होते हैं, मल्टीप्लाई या फिर गुणा पर बेस्ड सवाल होते हैं, हमेशा अवेयर होकर के उन सवालों को सोल्व करना, वरना इस टाइप की समस्या आ जाएगी। देखो, एक आपके पास नंबर, दूसरा नंबर, दोनों का जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो कितना आता है 11:12 आता है। पहला अगर मैं एग्जैक्ट नंबर मानना चाहूं तो आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं, ओरिजिनल नंबर 11 के था ये और दूसरा नंबर ओरिजिनल 12 के था, जब रेशियो लिया तो के से के कट गया। ठीक है, देखना, जब रेशियो लिया तो क्या हुआ, यहां पर के से आपका के जो है वो कैंसिल आउट हो गया था, तो आपके पास 11 और 12 बचा। अगर हम ओरिजिनल नंबर पर जाना चाहें तो आप कहेंगे सर 11 के और 12 के ले लो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4752। के का के से करोगे के स्क्वायर, बाकी चीज सेम है, वही 11 से काटोगे 12 से काटोगे वो का वो काम आएगा, 36 आ जाएगा। के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। एग्जैक्ट नंबर आपका क्या होगा, छोटे वाला 11 गुणा में 6 66, बड़े वाला अगर पूछता तो 12 गुणा 6 72, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चाहे आप इसको रिवर्स में चेक कर लो, अब चाहे आप इसको रिवर्स में चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या ध्यान रखना है, कई बार इमोशनल होकर के हम लोग क्या करते हैं, रेशियो दे रखा है
आपस में, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिवर्स में तो कभी ध्यान ही नहीं जाता कि वापस चेक करके देखें तो गड़बड़ पकड़ में आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लाई करोगे, साथ में के ले लो। 3 नंबर है, जैसे 11, 12 और 15 होता तो 11 के, 12 के, 15 के लेते हैं। ये तरीका कंप्लीटली गलत है, इधर वाला। ये आपका करेक्ट है। एक बार बात समझ में आ गई तो अभी तो मैं आपको ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना आगे। दो संख्याओं का रेशियो 1:2 है। इसको एक बार आप ट्राई करके देखो भाई, करके देखो एक बार, 10-20 सेकेंड। देखो भाई, उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी। क्या कहा, दो आपके पास नंबर है, उनका रेशियो 1 में आपको दे रखा है 5, मल्टीप्लाई 320 है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है? पहला नंबर क्या लोगे, के और 5 के, या फिर ऐसा ले लो, पहला नंबर x तो दूसरा कितना है 5x। रेशियो लोगे तो x से x कट जाएगा, ओरिजिनल नंबर 1:5 में आपका रेशियो रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कितना है भाई 320। 5 का डिवीजन करोगे तो कितनी बार चला गया, 6 बार, और फिर 4 बार। x स्क्वायर 64, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। पहला नंबर आपके पास कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरा 5x है तो नंबर कितना हो गया आपके पास 40। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस। 40 का स्क्वायर 1600 और 8 का स्क्वायर 64। जैसे ही आप इसको लेस करोगे तो ये तो 1536 बच जाएगा। इसमें कोई तनाव वाली बात थी नहीं, ये आपका करेक्ट हो गया। एक छोटी सी बात और समझना, मान लो आपका पहला नंबर कुछ ऐसे आता, 87 आ जाता, और दूसरा नंबर आपका मान लो 93 आ जाता। उस केस में क्या करते, क्या आप ऐसा करते कि 93 का स्क्वायर करके लिख रहे हो और 87 का स्क्वायर करो फिर लिख रहे हो? ऐसा ना करके अलजेब्रा काम में लेनी है, अगर आपसे स्क्वायर का डिफरेंस ही। अलजेब्रा कैसे, ये पैटर्न आपका ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दो। इन दोनों का अंतर लोगे तो 7 और 6 आ जाएगा, सॉरी एडिशन करोगे, 7 और 3 10, 9 8 17 और 1 18, और इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो 6, तो ये 18 6 108, 1080 आंसर आ गया। तो बेटर क्या है, छोटी छोटी चीजों को मैं हिंट कर रहा हूं। हमारा सवाल यहां तक आकर के खत्म हो गया कि 40 का स्क्वायर 1600, 8 का स्क्वायर 64। अभी मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा, अभी मैं कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं, इसलिए सारी की सारी चीजें डिटेल में चल रही है। सवाल करवाने पर आऊंगा, जायज सी बात है, शुरुआत के 2 से 3 सवाल एकदम खोल खोल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वही माइंड में कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा, ये तरीका अपना चलेगा। चलो भाई, यदि 3:2:5 के रेशियो में 3 नंबर ऐसे हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाला नंबर आपको बताना है। ध्यान क्या रखना है, इसको 3 के, 2 के, 5 के ऐसे लोगे, या 3x 2x 5x ये लोगे, उनका स्क्वायर करोगे। नंबर क्या लेना है आपको, पहला नंबर 3x है, दूसरा आपका 2x है, और तीसरा आपके पास 5x है। रेशियो लेते हो तो x से x कट जाता है, ठीक है, तो इसलिए 325 दिखेगा। स्क्वायर कर दें तो पहला नंबर 9x स्क्वायर, दूसरा 4x स्क्वायर, और तीसरा 25x स्क्वायर इक्वल्स टू में 1862 बन गया। ऐड करेंगे तो 9 और 4 13, 25 में 13 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 38x स्क्वायर इक्वल्स टू में 1862। ठीक है भाई, कटेगा किससे, सीधी सी बात है, पूरा परफेक्ट तो बनेगा ही। तो पहले तो मैं 2 से काट कर थोड़ा आसान कर देता हूं। ये वैल्यू 9 आ गई, ये 3 आ गई, और ये हमारे पास 1 आ गई। 19 से जब आप इसे सोल्व करोगे, 19 4 76, 76 टाइम आपका डिवीजन हो गया। 76 से 93 तक जाना है, 14 ऐड करोगे 93 और ऐड कर दोगे तो कितना ऐड किया आपने 17। 171 19 से काटोगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा, अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू 7 आ गई। आपसे पूछा क्या भाई, इस सवाल में पूछा कि
बीच वाला नंबर, विच नंबर इज द मिडल वन? क्या था? 2x था, x की वैल्यू 7 आ गई, तो मिडल नंबर आपका कितना आ गया? 14। आगे जब हम लोग एग्जाम अप्रोच से चलेंगे तो ये बात इतनी सी लिख करके इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, अभी चलने तो, और कैलकुलेशन के जो सेशंस है ना, अगर वो नहीं देख रहे हो तो उनको देखना स्टार्ट करो और प्रैक्टिस किया करो। उन चीजों की बहुत ज्यादा नीड है। सिखा तो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन जो जो रास्ता बता रहा हूं उसके ऊपर भी तो आपको ही चलना पड़ेगा। देखो, दो धन संख्याओं x और y का योगफल उनके अंतर का 2.5 टाइम्स है। यदि उन संख्याओं का गुणनफल 84 है तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? ठीक है भाई, दो संख्याएं x और y का सम, x और y का सम, x प्लस वाई लिख दिया, ये बराबर किसके है? उनके अंतर का। उनका अंतर कितना? x माइनस वाई। कितने टाइम्स इसका? 2.5 टाइम्स। 2.5 को लिख दो 5/2। क्या कहा? संख्याओं का सम उनके डिफरेंस का 2.5 गुना इसके, आपका क्या आ गया है? इक्वल आ गया, इसके बराबर है। ठीक है, सोल्व कर दें तो देखना, 2 का गुणा करोगे इधर ये 2x बनेगा, ये 2y बनेगा, 2x प्लस का 2y। इधर क्या बना भाई? 5x माइनस का 5y। 2x उधर चला जाएगा 3x, ये इधर जाएगा 7y। x अपोन में y लिखोगे तो कितना आएगा? 7/3। कि एक नंबर आपका रेशियो में 7 है, दूसरा 3 है। अब तक पिछले जो सवाल थे उनमें आप ऑब्जर्व करना, आपको रेशियो दे दिया था, फिर उसको मल्टीप्लाई वाली बात आपको दी थी। इस सवाल के अंदर क्या हुआ? आपको रेशियो नहीं दिया उसने, रेशियो आपने फाइंड किया एक्स और वाई का क्या आएगा, और फिर आगे मल्टीप्लाई। एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास, एक्स और वाई का रेशियो है, तो पहला एक्स आपने 7 के ले लिया और वाई आपने 3 के ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा। 7 3 21, 4 बार कट जाएगा, के स्क्वायर 4 है तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? दोनों संख्याओं का सम। तो पहला नंबर आपके पास कितना है भाई? 7 के की वैल्यू 2 है तो ये नंबर 14। दूसरा आपके पास 3 के, तो के की वैल्यू रखोगे ये, तो पहला नंबर 14 और दूसरा 6, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप सुधार नहीं करने हैं, अभी चीजें बस पकड़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चीजें कुछ कुछ टॉर्चरस लगेंगे, क्योंकि देखो बच्चों को क्या आदत हो जाती है जनरली पढ़ते पढ़ते, आजकल माहौल इस टाइप का हो गया। अब उनमें टीचरों की गलती नहीं मानता मैं, क्योंकि जब वो बेचारे ट्रिक ट्रिक नहीं चिल्लाएंगे तब तक कोई आएगा नहीं उनसे पढ़ने के लिए। तो कोई बेसिक पर फोकस ही नहीं करता, सीधे आते हैं तुरंत सवाल रखा, इसको ऐसे कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, उससे कर दिया, डिवाइड कर दिया। बच्चे की समस्या वही है। जिम्मेदार कौन है? बच्चा ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो ट्रिक के चक्कर में सवाल को 2 मिनट में, 2 सेकंड में खत्म कर देंगे, 5 सेकंड में खत्म कर देंगे, उनकी तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे, जो टीचर जेन्युइनली मेहनत करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पढ़ाना भी आसान काम नहीं होता है। और दूसरी ये बात मुझे भी पता, आज का सेशन थोड़ा टॉर्चर कर रहा है, हेल्थ भी मेरी थोड़ी थोड़ी डाउन सी है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपका सिलेबस डिले ना हो, इस वजह से इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं। तो समस्या यही है कि बच्चे को ये चाहिए। अब आप यहां तक आए हो तो आपके अंदर पहले से ये बात क्लियर है कि ये वाला मास्टर ट्रिक ट्रिक नहीं चिल्लाता है, ये अपने तरीके से ही पढ़ाता है, हर चीज को खोल खोल करके बता देता है। एक बार जिन चीजों के ऊपर काम कर लिया, आगे चल के सवालों में बस आपको हिंट मिलेगा कि शुरुआत में ऐसा पढ़ा था, याद करो। इसी कॉन्सेप्ट को बेस पर एग्जामिनर ने आपको इस सवाल में फंसाया। तो मेरा ये तरीका रहता है, थोड़ा सा टॉर्चरस लगेगा कुछ कुछ जगह, मैथ्स वही है, समस्या है इसके अंदर भी। जितना गहराई में जाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, दिमाग रिजिड हो रखा, वो मानेगा नहीं कि यार ये क्या सिखा रहे हो मेरे को। लेकिन दूरगामी परिणाम देखोगे बिल्कुल बहुत शानदार आपके निकल के आएंगे। तो तनाव नहीं लेना है, तनाव हो भी तो। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना क्या कहा। स्कूटर, कार और ट्रेन की गति, स्पीड का रेशियो दे रखा है, यदि ये सब समान दूरी तय करते हैं तो इनका टाइम। एक बात बताओ, टाइम क्या होता है? टाइम लिखा जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इनकी स्पीड का रेशियो आपको दे दिया, तो देखो सभी की डिस्टेंस फिक्स है, तो टाइम 1 रेशियो टाइम 2 रेशियो टाइम 3 अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन में पहली स्पीड। पहली स्पीड मैंने x मान ली, दूसरे केस में डिस्टेंस सेम है, फिर मैं यही मानूंगा यहां पर 4x,
और तीसरे के अंदर डिस्टेंस d है और फिर मुझे क्या लेना है 16x। मैंने किसी भी रेशियो को काम में नहीं लिया, एग्जैक्ट वैल्यू काम में लिया, d से d कट गया, x से x कट गया, फाइनली आपके पास 1/1, 1/4, 1/6। ऐसा आंसर 1/16, ऐसा आंसर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि डेटा जो भी होता है वो इंटीजर फॉर्म में देता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। 4 और 16 हटा दो तो 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16:4:1, 16:4:1, ये बात आपकी निकल के आएगी। अब एक बात को थोड़ा ध्यान से समझना, हम बार बार पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड अगर आपकी फिक्स है, सॉरी डिस्टेंस अगर आपकी फिक्स है तो आप लिख सकते हो स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, या फिर इसी बात को टाइम को ऊपर भेज देते तो नीचे स्पीड आता, टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 में स्पीड, या टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कि समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है या समय चाल के समय 1 चाल के समानुपाती होता है। लिखने का ये तरीका है, ठीक है भाई। तो भविष्य में आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि रेशियो है, सब में डिस्टेंस सेम है, कट जाएगी, सबके अंदर ये वाला पार्ट दूसरा जो है ये भी कॉमन है, तो आप सीधे सीधे कायदे से क्या आ जाएंगे, आप ये पकड़ पाएंगे कि इसका इनवर्स रेशियो पूछ रहा है। इनवर्स रेशियो पीछे सीखा था ना, 16 और 4 का एलसीएम 16 हो गया, 16 में डिवीजन करते जाओ, इसका पहला 16, दूसरा 4, ये 1, इनवर्स ही तो निकालना आपको, 1/1, 1/4, 1/16, और इसको डायरेक्ट निकालना कल हमने सीख लिया था कि कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। देखना, एक कॉमन सेंस वाला सा सवाल और है, हालांकि ऐसा एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा आपको, सी सेट वगैरह वाले पूछ लेते हैं पजल टाइप से। देखो क्या कहा, राधिका ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी। राधिका ने कुछ नहीं 1 डजन बैंगल्स परचेज की। एक दिन वह फर्श पर फिसलकर गिर गई, टूटी हुई और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात क्या नहीं हो सकता है। उसकी कुछ बैंगल्स तो ब्रेक हो गई हैं और कुछ ब्रेक नहीं हुई हैं, कुछ बैंगल्स या चूड़ियां टूट गई हैं, कुछ नहीं टूटी, तो कौन सा रेशियो यहां पर नहीं हो सकता। देखना जरा, इसने कहा कि टूटने वाली बैंगल्स, पहले टूटी हुई बैंगल्स जो टूट चुकी हैं और जो सही सलामत है, 1:2 इसको बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, राधिका के पास जितनी भी बैंगल्स थी उसमें से 1 टूट गई है, 2 सही बची हैं। इसका मतलब राधिका के पास टोटल बैंगल्स कितनी रही होंगी, 3। 3 ना होकर के ये किसको बताता है, 12 को किससे गुणा किया, 4 से। तो आप इसे अगर एग्जैक्ट वैल्यू में लिखोगे तो आप पाओगे राधिका की 4 बैंगल तो टूट गई है और 8 उसकी सही सलामत है। ये किसकी एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए की। बात को समझ लो बस। सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से देखें तो देखना, ये 1:3, तो राधिका के पास बैंगल कितनी, 4। 4 किसको बताता है भाई, 12 को बताता है। किससे गुणा किया आपने, 3 से किया। 3 से करोगे, इसका मतलब राधिका की 3 बैंगल तो टूट गई है और 9 बैंगल सही सलामत। ठीक है भाई, चलो और आगे चलते हैं, सी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। 2:5, टोटल कितनी, 7। 7 किसको बताता है, 12 को। किससे गुणा किया, तो फिर आप कहोगे सर 7 को 12 बनाना है तो 12 से गुणा कर दो और 7 का डिवीजन कर दो। तो अगर मैं यहां पर टूटने वाली बैंगल्स की संख्या लिखूं तो 2 को भी मैं 12/7 से मल्टीप्लाई करूंगा। 24 में 7 का डिवीजन करोगे, 7 3 आपके पास 21, 3 बचेगा, 3.4 आ गया। ये लिख देता हूं, 3.4 बैंगल टूट गई और सही सलामत कितनी है फिर, 8.6। ऐसा कैसे भाई, बैंगल इस टाइप से टूटती हैं, बैंगल एक है वो या तो सही सलामत है या वो टूट गई है। आप ये थोड़ी ना कहोगे कभी भी देख करके यार ये बैंगल आधी टूट गई है ना, बैंगल टूट गई है, वो कोई भी उसका हिस्सा ब्रेक हुआ तो भी बैंगल पूरी की पूरी टूटी हुई मानी जाएगी। जैसे मेरे पास एक ग्लास है, अब इसका इतना सा पार्ट भी अगर मैं तोड़ दूं तो क्या कहेंगे, ग्लास टूट गया है। ठीक है, अब कोई कहेगा नहीं काम चलाने को तो ऐसा है कि आप बैंगल्स को फिर से जोड़ करके काम चला लेंगे, लेकिन असल में अगर आप इसका कोई सा भी पार्ट अगर टूटा हुआ मान लेंगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा
ग्लास है वो ब्रेक हो चुका है। अब जरूरी नहीं है इसका चूरा चूरा किया ही जाएगा, एकदम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है ना टूटने की कि इसको तभी टूटा हुआ माना जाएगा जब इसके 20 हिस्से होंगे गिरने के बाद। एक छोटा सा हिस्सा भी टूट गया तो टूटा हुआ माना जाएगा। तो वैसे ही बैंगल टूटेगी तो पूरी की पूरी टूटेगी। पॉइंट्स में कैसे तोड़ दी उसने, यही समस्या थी इस सवाल में। ऑप्शन डी के साथ जाओगे तो 1:5 टोटल मिलाकर के 6 6 12 को जस्ट डबल करोगे तो 2 बैंगल टूट गई, 10 सही सलामत है। इस सवाल को इतना डिटेल में क्यों सोल्व किया, मैं बस आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करवाना चाह रहा था कि बैंगल्स की जो टोटल नंबर है वो एग्जैक्ट आपका रिलेट होना चाहिए 1 दर्जन के साथ। ये 1 बैंगल और 2 3 12 के साथ रिलेट हो सकता है 4 गुना, 4 12 बनाना है गुणा कर सकते हो, 5 को पॉइंट में गुणा करना पड़ेगा, 6 को 12 बनाना है 2 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है और बैंगल्स आपकी टूटी है, इसका मतलब एक पूरी बैंगल या 2 बैंगल या 3 बैंगल्स इस हिसाब से टूटती हैं। 2.5 बैंगल्स टूट गई ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये बात यहां गलत है, बाकी सीधे सीधे रिलेट हो रहे हैं। शुरुआत में टाइम देंगे, यकीन मानो इसके नतीजे बहुत शानदार निकल के आएंगे। रेशियो पर आपकी आज तक की ऐसी कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, ये बेसिक्स हैं, किताबों में तो मिलते ही नहीं है। किसी भी राइटर की किताब अगर मिलता होता तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करता कि भाई ये बुक और पढ़ लेना। चलो अगले सवाल में देखना, एक टोकरी के अंदर 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 पार्ट दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? 2 बकेट है, उनमें ऑरेंजेस हैं आपके पास। थोड़ा सा डिटेल में समझ लो, थोड़ा सा हटके सवाल है, आसान है। 2 बकेट है, यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 पार्ट दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं पहले केस के अंदर ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनल केस में 1/5 आपको हटाना, तो ओरिजिनल केस में पहली टोकरी में 5 संतरे थे, दूसरी में हमें नहीं पता है कितने। अब क्या सिनेरियो हो रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई ये जितने भी है ना, इसका 1/5, तो 1/5 1 होगा, तो इसमें से एक संतरा निकाल के उधर डाल दो तो इसमें कितने हो जाएंगे 4, और उधर आपने एक संतरा इधर से भेज दिया। बात पकड़ में आ रही है? पहले इसमें 5 थे, दूसरे में नहीं पता, 5 को आप लिखोगे इसका 1/5, 4 + 1 संतरे थे, आपने एक संतरा निकाल के उधर दे दिया, इधर 4 बच गए। आसान सी भाषा है। लेकिन अब उसने एक बात कही कि अब दोनों की दोनों बास्केट के अंदर, यहां पर दोनों की दोनों बास्केट के अंदर आपके पास संतरों की संख्या सेम हो गई। 4 इसमें है, 1 इसमें, तो इसका मतलब इसमें 3 पहले से रहे होंगे, तो ओरिजिनली ये 3 यहां पर ही आपका मेंटेन था। तो दोनों बास्केट के अंदर कुल मिलाकर के 8 ऑरेंजेस थे। 8 किसको बता रहा है? 640 को। एडिशन हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। अगर 2 रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस केस में समस्या आती है, वहां आपको अवेयर होना है। 8 640 को तो 80 से आपने गुणा किया। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी थी? 80 × 5 400। वैसे देखा जाए तो आगे चलेंगे तो ये सवाल आपके इस टाइप से उधर वाला पार्ट भी नहीं लिखना, फर्स्ट सेकंड भी नहीं लिखना, इतना सा लिखोगे सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना, एक और कॉमन सेंस का है, ये भी सवाल सीडीएस का ही है। ठीक है, मैं इसलिए इन्वॉल्व करता हूं सीडीएस, पहली बात तो क्योंकि यहां से आपका बेसिक है, कुछ नए सवाल मिलेंगे हर चैप्टर में। हम लोग आपको 7-8 सवाल ऐसे सीडीएस के अब तक जितने भी पेपर है उनमें से उठा करके इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि बाकी तो 90% पैटर्न आपको वैसा सा ही मिलेगा, लेकिन हर चैप्टर में 7-8 सवाल हमें एक्स्ट्रा सवाल मिलेंगे जो और किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो वहां से आपको एक आइडिया रहेगा और भविष्य में आपकी एग्जाम लेवल उठाएगी तो एक संभावना बनती है कि वो सीडीएस के सवालों को कॉपी करना स्टार्ट कर दे। देखो, महेश और कमल की इनकम 1:2 के रेशियो में है और उनके एक्सपेंडिचर 1:3 के रेशियो में है। निम्न में से कौन सा एक सही कथन है कि महेश की बचत कमल की बचत से अधिक है, दोनों की बचत बराबर है, कमल की बचत महेश की बचत से अधिक है। यह तय करना संभव नहीं है कि कौन अधिक बचत करता है। सवाल को थोड़ा सा देखना। इनकम की बात करें, अगर इनकम की बात करें तो आपके पास एक आदमी है महेश,
एक आदमी है कमल, 1:2, इसने 1,000 रुपए कमा लिए, इसने 2,000 रुपए कमा लिए। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर ऐसा हो सकता था, 1:3 में रखना है तो इसने 100 रुपए खर्च कर दिए, इसने 300 खर्च कर दिए। 1:3 रखना है, ऐसा भी हो सकता था इसने 200 खर्च कर दिए हों और इसने 600, क्योंकि 1:3 मेंटेन करना है। ऐसा भी हो सकता था इसने 300 रुपए खर्च कर दिए हों और इसने यहाँ पर 900 रुपए खर्च कर दिए हों। ऐसा भी हो सकता है पहले वाला 500 खर्च कर दे, दूसरे वाला 1500 कर दे। ऐसा भी हो सकता है ये 600 रुपए खर्च कर दे और ये 1800 खर्च कर दे। रेशो 1:3 ही मेंटेन करना, वही हमने किया। सेविंग पर चर्चा कर लेते हैं। महेश ने 1,000 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च कर दिए। महेश की सेविंग कितनी है? 900 पहले केस में। और पहले केस में कमल की सेविंग कितनी है? 1700। यहां से देखकर क्या लगा आपको? यहां से देखकर आपको यह लग रहा है कि महेश जो है वो कमल से कम रुपए बचाता है। महेश जो है वो आपका कमल से कम रुपए बचाता है, ठीक है। तो महेश की बचत कमल की बचत से अधिक है, कमल की बचत महेश की बचत से अधिक है। इसको देखें तो ये आंसर सही लगता है, ठीक है। धीरे धीरे नीचे आ जाओ, इस पॉइंट पर आऊं अगर मैं, महेश ने 1,000 कमाए, 600 खर्च कर दिए तो कितने बचे? 400। 2,000 कमाए, 800 खर्च कर दिए तो 200। तो इसका मतलब यहां आपको पता चल रहा है कि महेश की जो बचत है वो कमल की बचत से अधिक है। ऐसे ही कोई वैल्यू आप निकाल करके सेट करने का प्रयास करेंगे, जैसे ये वाली, 1,000 रुपए में से 500 खर्च कर दिए, 500 की बचत हो गई। 2,000 में से 1,500 खर्च कर दिए, 500 की बचत हो गई। यहां से क्या पता चल रहा है? दोनों की सेविंग सेम है। तो इसका मतलब कुछ तय करना ही संभव नहीं है। अब बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इतना एग्जाम में नहीं लिखना होता है, मैं आपसे यहां पर सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि रेशियो अगर आपको दे रखा है और एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो सिर्फ रेशियो से इस बात को तय करना बड़ा मुश्किल है कि मामला क्या है। जैसे मान लो मुकेश अंबानी की कोई प्रॉपर्टी है, मैं मान लेता हूं 1,000 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर क्या मानेंगे, बिलियन डॉलर मान लेते हैं, बिलियन डॉलर, ठीक है। एग्जैक्ट कितनी है मुझे भी नहीं पता है। और एक मान लेते हैं हम वॉरेन बफेट की, या फिर जोसेफ बेजोस की मान लेते हैं, अमेजोन का मालिक। उसकी प्रॉपर्टी हम लोग मान लेते हैं कि लगभग है 1,500 बिलियन डॉलर। इन दोनों की प्रॉपर्टी का रेशियो देखोगे तो 2:3 है, रेशियो दे रखा है। अगर मैं कहूं कि मेरी प्रॉपर्टी और एक मेरा दोस्त है उसकी प्रॉपर्टी, हमारा जो रेशियो बन रहा है वही रेशियो मुकेश अंबानी और जोसेफ बेजोस का बन रहा है, तो क्या हम इन्हीं के इक्वल हो गए अमीर? संभव नहीं है ना, बता नहीं सकते। 2:3। ऐसा हो सकता है मेरे पास 2 करोड़ हो, दोस्त के पास 3 करोड़ हो। ऐसा हो सकता है मेरे पास 2,000 करोड़ हो, दोस्त के पास 3,000 करोड़ हो। तो सारा का सारा सिनेरियो बैठता है। तो यहां बस मैं आपको इतनी सी बात, एग्जाम्पल लेने के पीछे रीजन इतना ही है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेकर के बात क्लियर नहीं करूंगा और सीधे ही मैं आपको हिट कर देता कि रेशियो से कुछ भी पता नहीं लगता, आप इतना ही मान के बैठते रेशियो से कुछ नहीं पता चलता है, टिक मारो और आगे निकल जाओ। किसी सवाल में भी आप ये मान लेंगे कि रेशियो से कुछ नहीं पता चलता है, सब फालतू काम है ना। तो इसलिए इनको रटना नहीं है। इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, कहीं ना कहीं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता, और या फिर इनकम के साथ एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन देता। कुछ सवाल आएंगे वहां मैं रिलेट करवा के आपको बताऊंगा, तभी हम इस बात को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मन लगा करके आपको पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा लाइटिंग वाला ये जो ऊपर वाला एरिया प्रयास तो किया था मैंने, लेकिन अभी इसका कोई समाधान बन नहीं रहा है परफेक्टली, ठीक है। कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर से लाइट ली जा रही है यहाँ पर। देखते हैं कोई समाधान और होता है। बाकी नाइट मोड में चला लिया करो, थोड़ा सा प्रयास करो तो कोई इस टाइप का इश्यू आएगा नहीं आंखों के अंदर। व्हाइट स्क्रीन इसलिए काम में नहीं ले रहा क्योंकि अगर पूरे को व्हाइट लेंगे तो फिर आपकी आंखों में चुभना स्टार्ट हो जाएगा, और आंखों में पेन हो गया इसका मतलब एक टाइम के बाद एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। चलिए भाई, मन लगा करके मेहनत करें, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मन लगा करके करो, बार बार चीजों को रिकॉल करो। तरीका मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं
कि शुरुआत के 2 मिनट मेरे को सुनना ही है कि गुरुजी ऐसी बात करते ही हमेशा आदत में ही है, नहीं। उसको फॉलो नहीं करोगे तो समस्या पैदा होगी। फॉलो कर लोगे, एक बार का तनाव है इसी साल का, उसके बाद आगे के जीवन के जितने भी आपके साल हैं वो मजे से गुजर देंगे। एटलीस्ट एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपके पास होगी हाथ में, बेरोजगारी का जो टैग लगा हुआ वो तो हटेगा कम से कम। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।